हरि ओम। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we shall discuss about a company and the name of the company ईस्ट इंडिया कंपनी। आज की जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दिस इज नॉट एंड दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी कंपनी। यह जो है कोई साधारण कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि उस कंपनी की कहानी है जिस कंपनी ने भारत में आकर भारत के हर डाल पे जो सोने की चिड़िया बसेरा करती थी, उनके पहले एक एक करके पंख उतार दिए और बाद में उनके दिल को निकालकर उसे सदा के लिए प्राणहीन कर दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तार तार हो गई। यह उस कंपनी की कहानी है जिस कंपनी की स्थापना 22 सितंबर 1599 को फाउंडर्स हॉल में होती है, और वो कंपनी जब एक चार्टर के माध्यम से 31 दिसंबर 1600 के चार्टर के माध्यम से जब वो कंपनी भारत की ओर आती है, तो भारत की तरफ आकर के वो धीरे धीरे उस कंपनी का विस्तार पूरे विश्व में हो जाता है। जब कंपनी अपने चरम पे होती है, वह उस कंपनी के कारण से उसका जो मातृ देश है वह दुनिया के लगभग 24% जनसंख्या पर राज करती है। 23% भौगोलिक सीमा को पर जो है उसका शासन होता है, और यही नहीं, उस कंपनी के पास इतनी बड़ी सेना होती है कि उसके मातृ देश से वह सेना दोगुनी है। जब वह कंपनी अपने चरम पे होती है तो उसके पास होती है 2,60,000 की सेना, और उसके मातृ देश के पास होता है सिर्फ 1,30,000 की सेना। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग उस कंपनी की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मैंने को बता दिया कि इंडिया वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड। जब हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में भारत सदियों से व्यापारिक लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र था, और यूरोप इसका एक्सेप्शन या अपवाद नहीं था, बल्कि यूरोप के व्यापारी भारत के व्यापार के लालच में यहां पे सदियों से आते थे। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बातचीत की कि कुछ समय के लिए व्यापार ये बाधित हुआ, और उसके बाद वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की जब तलाश कर ली, तो पुर्तगालियों ने लगभग 100 वर्षों तक बिना किसी यूरोपीय प्रतियोगिता का, मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने भारत के व्यापार पर अपना एक अधिकार बना के रखा रहा। और उसका परिणाम यह निकला कि जो पुर्तगाल यूरोप का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, जो वहां का सिक मैन ऑफ यूरोप था, देखते देखते वह समृद्धशाली हो गया, देखते देखते वह यूरोप का सिरमौर बन गया। एंड दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ जेलसी फॉर अदर यूरोपियन नेशंस। और जो यूरोप की अन्य कंपनियां थी, यूरोप के अन्य राष्ट्रवादी थे, उनके लिए ईर्ष्या का कारण बन गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, किसी का भी प्रभुत्व और किसी का भी की ताकत हमेशा के लिए नहीं बनी रहती, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या साम्राज्य हो, और यहां भी यही होता है। 1588 में पुर्तगाल और स्पेनिश का जो एक गठबंधन रहता है, दोनों सदैव साथ साथ रहते हैं, तो वहां पर उनका एक स्पेनियों का एक जहाज रहता है, स्पेनिश आर्मडा, जिसके बारे में कहा जाता है इट वाज इनविंसिबल। यह अपराजय है, इसको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अंग्रेजी कैप्टन ड्रेक के नेतृत्व में वहां पर जब स्पेनिश आर्मडा से युद्ध होता है, तो वहां पर स्पेनिश आर्मडा हार जाती है, और इससे क्या होता है कि ब्रिटेन के लोगों का जो उत्साह है वह चरम पे पहुंचने लग जाता है। इसके बाद मेंडेनहॉल नाम का एक व्यक्ति लैंड रूट के सी रूट के माध्यम से भारत पहुंचता है, और भारत पहुंचने वाला वो पहला व्यापारी था जो इंग्लैंड की तरफ से आपका समुद्री मार्ग से आया। इसके बाद फिर फिच आता है स्थल मार्ग से, और ये लोग वहां पे जाकर जो रिपोर्टिंग करते हैं वो कहते हैं आज भी भारत सोने की चिड़िया है, आज भी भारत में वही बातें हैं जो प्राचीन काल में, जो मध्यकाल में हुआ करती थी, और हमें वहां जाकर के उस बाजार का, उस भारत का उपयोग, भारत के बाजार का लाभ उठाना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद 22 सितंबर 1599 को इंग्लैंड के फाउंडर्स हॉल में एक सभा होती है। वहां कुछ व्यापारी जाते हैं और वह निर्णय करते हैं कि हम लोग एक कंपनी बनाएंगे, और उस कंपनी का उद्देश्य होगा भारत की ओर जाना और वहां से अधिक धन कमाना। और उसके बाद ये लोग, वो कंपनी बन जाती है गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ द कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से। और लोग जाते हैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के पास और कहते हैं कि महारानी, हमें आज्ञा पत्र दीजिए, हमें चार्टर दीजिए, हम भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं। पहले उनको कुछ दिन तक यह नहीं मिला, लेकिन 31 दिसंबर 1600 को ए मोमेंटस डिसीजन वाज टेकन इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के इतिहास में एक बड़ा ही निर्णायक मोड़ आया, क्योंकि उस दिन
कंपनी को, जो कंपनी थी गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ द कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया। I would like to inform you that was not only permission but it was given a monopoly, बल्कि उसको एक अधिकार भी दे दिया गया अगले 15 साल तक। अब से कहा गया कि अगले 15 वर्षों तक यूरोप की जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की धरती से कोई अन्य व्यापारी नहीं जाएगा, सिर्फ आप ही भारत के साथ व्यापार करोगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि इन द इनिशियल इयर्स कंपनी शोड इट इंटरेस्ट इन द स्पाइस आइलैंड, लेकिन जो शुरू के समय थे उसमें कंपनी ने अपना जो अभिरुचि है वो मसालों के द्वीप की तरफ दिखाया। वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ की तरफ जाना ज्यादा पसंद किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, आपका सिंगापुर। इसी तरीके से बताना मैं चाहूंगा कि ब्रुनेई, फिलीपींस इधर की तरफ गए और वहां से ढेर सारे मसाले लिया और अपने देश चले गए। बट दे वेरी सुन रियलाइज दैट दे कुड नॉट टेम देयर वाइल्ड ड्रीम विदाउट गोइंग टू इंडिया। लेकिन उनको जल्द ही समझ में आ गया कि उनके जीवन के जो हसीन सपने हैं भारत में गए बिना वो पूरा हो ही नहीं सकते हैं, और इसलिए वो भारत जाना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि पुर्तगाली लगभग 100 वर्षों से वहां पे हैं, जो अरब लोग हैं वहां पे लगभग जो है 1000 वर्षों से अरब व्यापारी वहां पर हैं, भारत के व्यापारी भी हैं। इन सबसे प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, कैसे हम पार पाएंगे। उनको ये था कि जब तक भारत के सम्राट से हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो शायद हमारा सर्वाइवल संभव नहीं हो पाएगा। और इस कारण से हेक्टर नाम का एक जहाज 1608 में जो आपका अरब सागर है, उस अरब सागर के सूरत के तट पर आकर के खड़ा हो जाता है। वहां से उस जानता हेक्टर जहाज, उस जहाज का कैप्टन था हॉकिंस, और वो हॉकिंस जाता है आपके भारत के सम्राट जहांगीर के दरबार में। उसमें आगरा भारत की राजधानी थी, वो पहुंचता है। और मैं बताना चाहूंगा द इंग्लिश वेयर डिफरेंट, अंग्रेज लोग बड़े अलग लोग थे। वे जानते थे सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को समझते थे कि उन्हें क्या करना है। वो मुगलों की कमजोरी जानते थे कि मुगल जो है वो हिमानी लोग हैं, उनको कैसे अपने वश में करना वो सब जानते थे। तो वह जब जाता है तो जाने के बाद बड़ी विनम्रता के साथ में वो सिजदा करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, I would like to inform you, sajda is a practice which is only carried out before the God। ये सजदा जो है वो सिर्फ ईश्वर के सामने किया जाता है, पैबोस जो ईश्वर को के लिए किया जाता है, किसी आम इंसान के लिए नहीं किया जाता। लेकिन जब उन्होंने किया तो जहांगीर का जो अहंकार था वो बड़ी पुष्ट हुआ, और साथ ही साथ जब वो तुर्की भाषा में बोलने लगा तो हम कहते हैं ना कि जब अपनी जुबान में बात होती है ना तो बात जो है दिल में उतर जाती है। और इस तरीके से जहांगीर बहुत खुश हुआ, उसने हॉकिंस का स्वागत किया। और कुछ समय रहने के बाद हॉकिंस ने अपनी मंशा बता दी कि साहब हम गरीब लोग हैं, हम छोटे से व्यापारी लोग हैं, आपके देश में आकर व्यापार करना चाहते, हमें इसकी अनुमति प्रदान की जाए। मैं बता दूं जहांगीर वाज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ ही गिव परमिशन टू द इंग्लिश देन इट वाज श्योर टू बी अपोज्ड बाय पुर्तगीज एंड अरब ट्रेडर्स। अगर वह उनको यह व्यापार करने की अनुमति देता है तो यह अरब और पुर्तगाली व्यापारियों के द्वारा इसका निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा। और उस समय मुगलों की जो अर्थव्यवस्था थी, मुगलों का जो व्यापार था वो मुख्य रूप से पुर्तगाली और अरबों पर निर्भर था, इसलिए वो उनको नाराज नहीं करना चाहता था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स देयर इज नो इटर्नल एनिमी, नो इटर्नल एलाइज बट आवर नेशनल इंटरेस्ट इज इटर्नल। विश्व राजनीति में कोई स्थायी शत्रु नहीं होता, कोई स्थायी मित्र नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होता है। इसलिए दोस्ती अलग जगह है, फ्रेंडशिप इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग एंड बिजनेस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। व्यापार अलग है और दोस्ती अलग है। इसलिए वह कैप्टन हॉकिंस को नहीं दे पाया। कैप्टन हॉकिंस बड़े भारी मन से वापस चला गया। बट द इंग्लिश वेयर मेड ऑफ डिफरेंट सॉइल। जो अंग्रेज लोग थे वो अलग मिट्टी के बने हुए लोग थे। जब एक बार ठान लेते किसी चीज को, करके ही दम लेते थे। उसका एक व्यक्ति था, नाम था उसका आपका गॉर्डन चाइल्ड। उसने कहा नाउ टाइम कम्स व्हेन वी हैव टू अफेयर व्हेन वी हैव टू मैनेज आवर अफेयर्स टेकिंग सोर्स इन आवर हैंड। माई भाइयों और बहनों, समय आ गया है, अब हमें अपने हाथों में हथियार रख करके और तब अपने व्यापार का प्रबंधन करना पड़ेगा। और उसके बाद वो क्या करते हैं, चारों ओर से लाल सागर में पुर्तगाली बेड़ों को घेर लेते हैं। दोनों तरफ से बंदूकें दंदनाती है। अंत में जो शक्ति है वो हौसले के सामने हार जाती है। और अब जानते हो ना कि कोई भी पक्षी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हौसलों कारण से उड़ता है, पंख के कारण से नहीं उड़ता। तो वह वहां पे वह क्या करता है, वह कहते हैं पुर्तगाली लोग आखिर तुम चाहते क्या हो। अंग्रेज लोग कहते हैं कि हम चाहते यह हैं कि भारत में आप हमारे व्यापार को सुनिश्चित करवाएं। और इस तरीके से
1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों का पहला माल गोदाम स्थापित हो जाता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1611 के बाद ये कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है एंड बाय डीम्ड ऑफ इट्स मेरिट ये रोज स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ती चली जाती है एंड बाय 1750 इट हैड 39 फैक्ट्रीज इन इंडिया, 39 फैक्ट्रीज के यहां पर भारत में हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फैक्ट्री का मतलब यहां पर कोई कारखाना नहीं है, फैक्ट्री का मतलब यहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कल पुर्जे रखे हो, उसका सीधा मतलब था माल गोदाम से वेयर हाउसेस थे। चूंकि उसके प्रधान फैक्टर होते थे इसलिए उसको फैक्ट्री कहा जाने लगा, उसको फैक्ट्री कहा जाने लगा। तो यहां पर 39 इनके माल गोदाम हुए, बट देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज, लेकिन 3 उनके मुख्य माल गोदाम थे। पहला आपका था आपका मद्रास में, जो अब चेन्नई कहलाता है, मद्रास में जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, 1640 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा था बॉम्बे कैसल जो मुंबई में था, आज के मुंबई में था। और बता दूं मैं आपको कि मुंबई जो है अंग्रेजों को दहेज में मिला था पुर्तगालियों के माध्यम से। कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा जो वहां के राजा की बहन थी, उसकी जब शादी हुई चार्ल्स द्वितीय से, तो चार्ल्स द्वितीय को यह दहेज ग्रुप मिल गया और बाद में चार्ल्स द्वितीय इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर उसको दे दिया था। नंबर 3 जो सूतानाती और आपका कालीघट्ट और गोविंदपुर नाम के 3 गांव थे आपके हुगली के तट पर बंगाल में, इन तीनों को मिला करके इन्होंने कलकत्ता बसा लिया था। कलकत्ता बसा 1698 में इसकी न्यू यहाँ के न्यू डाली गई और 1715 में आते आते ये बनकर तैयार हो गया। इसका नाम था फोर्ट विलियम। तो 3 इनके मुख्य केंद्र थे और इन तीनों मुख्य केंद्रों से ये अपना जो है पूरी गतिविधियों का संचालन करते थे। चूंकि इन केंद्रों के प्रधान होते थे, प्रेसिडेंट कहलाते थे, इस कारण से इन इसको प्रेसिडेंसी टाउन कहा गया। तो मैं बता दूं कि कंपनी जो है ये भारत में बहुत अच्छे प्रकार से चल रही थी, बड़ा व्यापार से लाभ भी कमा रही थी, लेकिन एक विचार जो है वो यूरोप में बड़ा लोकप्रिय होने लग गया। और विचार एक बुलियनवाद का सिद्धांत था, जो सिद्धांत यह कहता है कि आप जिसके पास सोना चांदी है, जिसके पास बुलियन है, वही धनी है, बाकी बात गरीब है। अंग्रेजों को लगने लगा हम भारत से लेकर के आते हैं, तो उनको आंसर मिलता, अब वो भारत से लेकर जाते हैं मसाले, कपड़े, सोरा, ऐसी चीजें जो सड़ गल जाती हैं, ऐसी चीजें जो खा के लोग पछा देते हैं, ऐसी चीजें जो लोग पहन करके खत्म कर देते हैं, लेकिन वो उसके बदले में देते हैं सोना चांदी अजर अमर। और इस प्रकार से अंग्रेजों को लगने लगा कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें सोना चांदी भी देना न पड़े और भारत के बाजार से माल उठाकर यूरोप के बाजार में बेचकर हम अधिकतम लाभ की प्राप्ति भी कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, हाउ कुड इट बी पॉसिबल? यह कैसे संभव हो सकता था? यह संभव हो सकता था अंग्रेजों के द्वारा भारत में राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करके। बट इट वाज नॉट एन इजी अफेयर, बट इट वाज एन हरकुलियन टास्क। यह कोई आसान काम नहीं था, यह बहुत बड़ा काम था, क्योंकि वह जिस देश से आए थे मुट्ठी भर लोग, उस देश की अगर हम बात करें और भारत से कंपैरिजन कर ले तो क्षेत्रफल में भारत से 17 गुना छोटा था। दूसरी बात, जनसंख्या की बात ही मत करो, जनसंख्या जो है लगभग 25 गुनी कम जनसंख्या वहां की थी। कहने का मतलब यह है कि कोई भारत से उसका कोई मुकाबला नहीं था। वहां से आए मुट्ठी भर लोग कैसे सपने देखते कि भारत का साम्राज्य हम पाल लेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिनके हौसलों में दम होता है, जो हौसलों से उड़ना चाहते हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। नो ऑब्स्टिकल कैन स्टॉप एनीबॉडी हु वांट टू एक्सेल इन द लाइफ। जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसको बाधाएं कभी रोक नहीं सकती। और अंग्रेज लोग इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने भारत के का जो यह मजबूत किला था, राजनीतिक किला, उस राजनीतिक किले में उस कमजोर कड़ी की तलाश करने लगे जहां से भारत के अंदर प्रवेश कर सकते थे। मैं बताना चाहूंगा कि दैट टाइम इंडिया वाज रूल्ड बाय मुगल्स। उसमें भारत पर मुगलों का शासन चल रहा था और भारत की राजधानी पहले दिल्ली थी, पहले आगरा थी। 1636 में राजधानी को दिल्ली परिवर्तित कर दिया गया था और इस प्रकार से दिल्ली में गतिविधियां जो है चल रही थी। मैं बताऊं कि औरंगजेब के काल तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन औरंगजेब ने जो मनसबदारी प्रथा में प्रॉब्लम लाई, औरंगजेब की जो नीतियां रही और खास करके शाहजहां की जो खर्ची थी, इन सब के कारण से मुगलों का खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका था। मुगल लोग अपने जीवन में मैं बताना चाहूंगा कि वो इतना अधिक शक्तिशाली थे धन के मामले में, शक्ति के मामले में, कि कोई उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैं क्या बताऊं आपको, काफी खान ने एक बात कही कि दिल के दाग जल उठे, दिल की आग से घर को आग लग गई, घर की चिराग से। जिस मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने चलाया था मुगलों को स्थापित करने के लिए, उसी मनसबदारी व्यवस्था में आई समस्या ने मुगलों को बर्बाद कर दिया। अकबर औरंगजेब के मरते मरते तक यह जो मुगल थे वह बुरी तरीके से मैं कहना चाहूं कमजोर हो चुके थे। और इसका परिणाम यह रहा कि औरंगजेब के काल में जो 22 सूबे थे भारत में, उसमें से दूर के सूबे जैसे हैदराबाद, जैसे कि आपका अवध, जैसे कि
आपका ये बंगाल, ये सब के जो सूबेदार थे वे अपने आप को लगभग स्वतंत्र घोषित कर दिए। थियोरिटिकली नहीं, प्रैक्टिकली उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बंगाल का जो राज्य है वहां का सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को एक प्रकार स्वतंत्र से घोषित किया। मुर्शिद कुली खान के बाद सरफराज, फिर सुजाउद्दीन, और उसके बाद वहां पर जो है अलीवर्दी खान 1740 में बैठता है, बंगाल की नवाबी उसको प्राप्त होती है। 1756 की बात है। अलीवर्दी खान वाज ऑफ 82 इयर्स ऑफ एज, वह बूढ़ा हो गया था, 82 साल का आदमी, एंड ही वाज ऑन डेथ बेड, वह मृत्यु के शैया पर पड़ा हुआ था। ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड, वह दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा था, बट ही वाज वेरी वेरी वरीड, वह बहुत चिंतित था। और उसकी चिंता कारण यही था कि वह जब मर जाएगा तो बंगाल का राज्य चलाएगा कौन, बंगाल का राज्य चलाएगा कौन। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने समझ लिया कि यही वह धरती है जहां से वह भारत के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर रोकता हूं और मैं आपको यहां से कंटिन्यू करता हूं। तो अलीवर्दी खान जो है, चिंता की लकीरें उसकी उड़ी हुई थी, वह सोचने लगा कि क्या करें। उसकी 3 बेटियां थी और उसका कोई बेटा नहीं था। उसकी जो 3 बेटियां थी, पहली बेटी थी घसीटी बेगम, उसको उसने ढाका का क्षेत्र दे दिया था। उसकी जो दूसरी बेटी थी, उस बेटी को उसको जो दिया, उसको पूर्णिया का क्षेत्र दे दिया था। और तीसरी सबसे छोटी बेटी थी, वह उसके साथ रहती थी। उसका छोटी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला, वह उसको प्रिय था अलीवर्दी खान को और वह योग्य भी था। तो अलीवर्दी खान ने उसको बुलाया और उसने कहा कि बेटा, मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड, मैं दूसरी दुनिया की तैयारी कर रहा हूं, मैं अब रहने वाला नहीं हूं, मेरी जिंदगी के जो है पल हैं वो गिने हुए हैं, बट मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, यह बंगाल का राज तुम्ही को संभालना पड़ेगा मेरे मरने के बाद, लेकिन तुमको मैं एक चेतावनी देता हूं कि अंग्रेजों से सदा सावधान रहना। ये अंग्रेज ऐसे लोग हैं जिनको अगर तुम चुपचाप तरीके से इनसे शहद निकालोगे तो शहद निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुमने छेड़ा तो ये काट कर खा जाएंगे। ये मधुमक्खी के छत्तों की तरह है। और कहते हैं कि यह जो अलीवर्दी खान की बात थी, दैट मेड ए परमानेंट लॉजमेंट इन द ब्रेन ऑफ सिराजुद्दौला, उसने सिराजुद्दौला के दिमाग पर सदा के लिए स्थायी रूप से घर बना लिया। और इसके बाद उसी साल, उसी वर्ष जो है अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई, सिराजुद्दौला को गद्दी मिल गई। मैं बताऊं आपको कि द क्राउन ऑफ बंगाल was not the crown of roses, it was the crown of thorns। जो बंगाल का ताज था, यह बंगाल का ताज फूलों का ताज नहीं था, यह तो कांटों का ताज था। कहते हैं ना कि जब जिसका परिवार में सम्मति ना हो उस परिवार में लोग उस परिवार को बर्बाद कर देते हैं। उस परिवार में जो घसीटी बेगम उसकी पहली मौसी थी, उसका जो मौसेरा भाई था साकुर जंग, सब उसके खिलाफ थे। उसका मुख्य सेनापति था मिर्जाफर, वह उसके खिलाफ हो गया। जो वहां का जगत सेठ था, हिंदू जगत सेठ, बहुत बड़ा मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारी, वह भी उसके खिलाफ था। उसका मुख्य आदमी आदिम खान, सब उसके खिलाफ खड़े थे। सिराजुद्दौला केवल 22 साल का व्यक्ति था और अंग्रेज जान गए कि जब यहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, यही से भारत में अंदर चलते हैं हम लोग। और वे क्या करते हैं, दे स्टार्टेड टू मेड एक्स्ट्रा फोर्टिफिकेशन ऑफ बंगाल। वह जो फोर्ट विलियम, बंगाल में फोर्ट विलियम किला होता है, उस किले के अतिरिक्त किलेबंदी करना आरंभ कर देते हैं। सिराजुद्दौला उनसे पूछता है कि आप अतिरिक्त किलेबंदी क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने सिराजुद्दौला को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। उसने कहा आप तो जानते ही हो कि हम व्यापारी लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, और हमारा यूरोप में एक युद्ध चल रहा है फ्रांसीसियों के साथ, और यहाँ पे भारत में एक फ्रांसीसी बस्ती चंदनगर में है, ये कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं, हम अपने प्रोटेक्शन लेकर रहे हैं। सिराजुद्दौला ने कहा आई एम योर मुनार्क, आई एम योर किंग, यू हैव नॉट टू बी वरीड, योर प्रोटेक्शन इज माई ड्यूटी। तुम हमारी रियाया हो, तुम्हारी जनता हो, तुम्हें चिंता करने कोई बात नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं बता दूं, सिराजुद्दौला केवल 22 साल का व्यक्ति था, लेकिन ही वाज नॉट फूल, ही वाज वेरी एस्ट्यूट। वह बहुत चालाक था, बहुत चतुर था, वह समझता था अंग्रेजों की चाल को। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि जब घर फूटे तो गमार लूटे, घर फूटे तो गमार लूटे, उसके लोग अपने साथ थे नहीं। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने उसकी बात को अनसुनी कर दी। इसके बाद क्या होता है, वो अपनी बड़ी मौसी घसीटी बेगम, जो उसको बार बार परेशान करती थी, उसको उसने कैद कर लिया। और उसके बाद अपना जो मछली मौसी थी, उसका जो भाई था, मौसेरा भाई साकुत जंग, जो बिहार के पूर्णिया में रहता था, उससे निपटने के लिए वो रास्ते में जा रहा होता है। तभी अंग्रेजों का खत आता है। उस खत में लिखा होता है कि सॉरी मिस्टर नवाब, वी आर नॉट गोइंग टू डिमोलिश द एक्स्ट्रा फोर्टिफिकेशन, हम अतिरिक्त किलेबंदी को गिराने नहीं जा रहे हैं।
और कहते हैं कि जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस बात को सुना, ही बिकेम वेरी फ्यूरियस, वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने निर्णय किया अब हम जाएंगे कलकत्ता में, पहले अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे, भाई से बाद में निपटेंगे। वह चल पड़ता है अपने सेना को लेकर के कलकत्ता की ओर। जब कलकत्ता के अंग्रेजों को जानकारी मिलती है कि नवाब जो है बहुत गुस्से में आ रहा है, तो वे वहां से भाग करके फल्टा नाम के द्वीप पर छुप जाते हैं। कुछ लोग जो वहां बचे रह जाते हैं उनके साथ में कहते हैं कि नवाब ने बड़ा बुरा सलूक किया। और एक कहानी जो हॉलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में गढ़ा है, उसने लिखा कि 20 जून या 1757 की रात थी और उसमें वो क्लाइव जो है सिराजुद्दौला के लोगों ने क्या किया, एक छोटे से कमरे में 140 लोगों को ठूस ठूस कर भर दिया। घुटन के कारण से सुबह होते होते तक 123 लोग मर गए। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वाज ए फैब्रिकेटेड स्टोरी, दैट वाज ए कंकोक्टेड स्टोरी, दैट स्टोरी डज नॉट होल्ड एनी वाटर। इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि जो कमरे की बात की जा रही है 18 गुने 14 कमरा, उसमें तो 146 धान की बोरियों को भी ठूस ठूस कर भरोगे तो बोरिया भी नहीं भरी जाएगी। आदमियों के तो वहां पर रखने का सवाल नहीं है। लेकिन यह कहानी क्यों गढ़ी गई? इसलिए गढ़ी गई ताकि भारत के जो अंग्रेज हैं वे आपस में एकता के सूत्र में बंध जाए और नवाब के खिलाफ जब मोर्चा खोली जाए तो उसमें प्राणपण से लड़े और नवाब को परास्त कर दिया जाए। और इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि जब बंगाल का नवाब लौटने लगा वहां से, मुर्शिद कुली खान जो है वहां से लौटा, सिराजुद्दौला वहां से मुर्शिदाबाद जब लौटा तो उसने क्या किया, अपने एक व्यक्ति अमीन चंद को उसका सिम्मा सौंप दिया और वहां से चला गया। दक्षिण भारत में एक सेना खड़ी की गई थी अंग्रेजों के द्वारा और उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव और वॉटसन। तो क्लाइव और वॉटसन की जो सेना थी, उनको पता चला कि उनका जो बंगाल में कलकत्ता वाला जो माल गोदाम है उस पर वहां के नवाब का कब्जा हो गया। ये लोग समुद्र के मार्ग से चलते हैं और पहुंच जाते हैं कलकत्ता। और वहां पे जाने के बाद उनको जानकारी अमीन चंद के बारे में मिलती है। वो जाते हैं अमीन चंद से गुप्त मुलाकात करते हैं और कहते हैं अगर जिंदगी भर भी तुम राजा इस नवाब का की सेवा करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? सिर्फ इतना मिलेगा, परिवार चला पाओगे, लेकिन हम तुमको इतना दे देंगे 7 पीढ़ियां बैठ के खाएगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वहां पे छल करना पड़ेगा, तुम्हें झूठ मूठ कैंसलाई करनी पड़ेगी और हार जाना पड़ेगा। और इस प्रकार से यह प्रूव भी नहीं पाएगा कि तुमने गद्दारी की है और हमारा काम भी हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि नवाब जो है वो समझ गया इस चाल कि इसके पीछे एक चाल क्या है। और उसके बाद एक संधि होती है जिसका नाम है अलीनगर की संधि। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ट्रीटी वाज ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी फॉर द नवाब। यह जो संधि थी नवाब के लिए ये बहुत ही शर्मनाक संधि थी, अपमानजनक संधि थी, क्योंकि संधि में सारी बातें की जिसके लिए बंगाल का नवाब जो है वह कलकत्ता पर जाकर के हमला किया था। नंबर 1 कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि हम अपना किलेबंदी को फिर से चालू करेंगे, किलेबंदी हम करेंगे। नंबर 2 उसने कहा कि जो हमारी क्षति हुई है उसका कंपनसेशन, उसका हर्जाना दिया जाएगा। और नंबर 3 जो लोग भाग के गए हैं उन सभी लोगों को वापस आने दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि स्टेटस को मेंटेन किया गया और लेकिन साथ ही साथ बंगाल के नवाब से कहा गया आप उसकी क्षतिपूर्ति भी करोगे। लेकिन बताना चाहूंगा कि यह जो अलीनगर की संधि थी, इस संधि का बहुत सारा मतलब नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों को बंगाल नहीं चाहिए था, अंग्रेजों को पूरा भारत चाहिए था। अंग्रेजों को कलकत्ता नहीं चाहिए था, उन्हें पहले बंगाल और पूरा भारत चाहिए था। इसलिए उन्होंने ये ढूंढना शुरू कर दिया कौन है जिसको मिलाकर फिर से बंगाल का कि कौन है जिसको मिला करके बंगाल को प्राप्त किया जा सकता है। और उनको पता चल गया कि उसका जो मुख्य सेनापति मिर्जाफर है, वहां का जो एक बहुत धनाढ़ व्यक्ति है जगत सेठ, वहां पर एक जो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है खादिम खान, जो ये सारे लोग हैं ये सब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ हैं। और क्लाइव पहुंचता है मिर्जाफर के पास, उनसे कहता है कि अगर आपको बंगाल की नवाबी दे दिया तो कैसा रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो वही बात हो गई ना कि आपसे कोई पूछे अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। आप कहोगे इससे अच्छा ठंडा, इससे ठंडा कूल क्या हो सकता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसने कहा कि ठीक है हमें करना क्या पड़ेगा। उसने कहा कुछ नहीं करना, धोखा देना पड़ेगा जो आज तक करते आए हो। नमक हलाली की जगह नमक हरामी करनी पड़ेगी। और मिर्जाफर इसके लिए तैयार हो गया। और इस प्रकार से 23 जून 1757 को जो होली नदी है वहां पर एक उसकी सहायक नदी आती भागीरथ नदी, उसी के तट पर एक युद्ध हुआ जिस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहते हैं। 23 जून 1757 दिन के 10 बजे थे। दोनों ओर से सेना आई, अंग्रेजों की तरफ से लगभग 350 लोग और इधर सिर्फ बंगाल के नवाब की तरफ से लगभग 50,000 लोग लड़ने के लिए आए।
लगभग 4 घंटे का युद्ध चला और तभी जैसे कि पूरी योजना थी, भागो 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 की चिल्लाहट हुई और भाग खड़े हुए, और जो बंगाल का नवाब था वह ऊंट पे सवार होकर वहां से भाग निकला, वहां से भाग निकला। हालांकि बताना चाहूंगा कि बाद में उसके मिर्जा जाफर के बेटे मीरन ने उसको ढूंढ लिया और ढूंढ करके उसकी हत्या कर दी। उसके परिवार का नेस्तनाबूद, उसके परिवार को पूरी तरीके से उसने जो है वह क्रूर तरीके से उसकी हत्या की। और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद इतिहासकार इस बात पर बड़े विलाप करते हैं, इतिहासकार इस बात पर बड़े रोते हैं, कहते हैं इससे बड़े ट्रेजेडी इतिहास में देखने को नहीं मिलेगी। इतना बड़ा बंगाल का मतलब आप बताएं, मैं बताऊं आपको कि आज का बांग्लादेश ले लो, आज का बिहार ले लो, आज का उड़ीसा ले लो, आज का पश्चिम बंगाल, इतना बड़ा राज्य था बंगाल का। उस बंगाल के राज्य को अंग्रेजों की तरफ से मात्र मरने वालों की संख्या 65 थी, नवाब की तरफ से मात्र 500 लोग मरे। 565 लोगों की मृत्यु के उपरांत इतने बड़े क्षेत्र को अंग्रेजों ने बहुत आसानी से हस्तगत कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, 3,500 की संख्या क्या होती है? एक तरफ 50,000 लोग, एक तरफ 3,500 लोग। अगर 50,000 लोग 3,500 लोग को थप्पड़ भी मारे तो उनकी जान चली जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने लोग तुम्हें धोखा देने को उतारू हो जाए, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। और मेरी एक छोटी सी कविता है, सुना दूं आपको। किससे करें शिकायत यारों, जब अपनों ने ही रुलाया हो, और गम को भी मुंह कैसे पिए जब गम जहर बनाया हो। कल तक जो आंखों में थे आज अस्त बन गए, और दिल की आग बुझाने वाले खुद शोला बन गए। दिल पे मलहम रखने वालों ने ही तेजाब रख दिया। किस पर विश्वास करें यारों, जब विश्वास नहीं धोखा कर दिया। और दिल में सूर चुभा कुछ इस कदर कि वफा की उम्मीद नहीं करते कागज के रिश्तों पर, क्योंकि कागज से खेलने वाले एक ही मिजाज और तेवर रखते हैं, हाथ में फूल और जेब में खंजर रखते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ में यही मेरी जो कविता है, यह कविता चरितार्थ होती। अपने लोगों ने उसको लूट लिया मेरे भाई। इसके बाद अंग्रेज लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि आज तक वो व्यापारी बन करके, आज तक वो जो है कपड़े, सोरे, मसाला ये सब इकट्ठा करते थे, और आज बंगाल का नवाब बन जाएंगे तो क्या बंगाल की जनता स्वीकार कर ले? क्या वो जानते थे कि बंगाल की जनता जो है हमें बोरे में बंद करेगी और बंगाल खाड़ी में बहा देगी। इसलिए उन्होंने एक मुखौटे का सहारा लिया, मिर्जा जाफर को बना दिया नवाब, और उससे पैसे की उगाही करते रहे। लेकिन हर किसी की सीमा होती है। मिर्जा जाफर की भी सीमा थी। वह जितना पैसा अंग्रेज चाहते थे वो देने में समर्थ हो गया, और अंत में अंग्रेजों ने उसको कहा पैसा नहीं दे पाओगे तो फिर किस बात की सत्ता, हटो यहां से। और उसको हटा करके 1760 में वे वहां पर गद्दी बैठा देते उसके बाद मीर कासिम को। मीर कासिम 40 साल का एक युवा था। मैं युवा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम बात करें अलीवर्दी खान की, 82 साल का आदमी था, उसके अपेक्षा में युवा कहा जाएगा। वह युवा था और वह अंग्रेजों की चाल को अच्छी तरह समझ गया। उसने पहले अंग्रेजों को उनके मन मुताबिक जो मांगे थी उसको देने के प्रयास किए, लेकिन बंगाल खजाना खाली हो गया था। वो जानता था कि अंग्रेजों की डिमांड को पूरा करना संभव नहीं है, ये उनका सुरसा का मुंह है, जितना दोगे उतना फैलेगा। और उस कारण से उसने क्या किया, पहले अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ लेकर चला गया, और वहां पे जाने के बाद उसने भारत के सम्राट शाह आलम द्वितीय को समझाया कि सुनो, आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी है। उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला को समझाया कि आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी है, चलो मिलकर इकट्ठे लड़ लिया जाए, नहीं तो अंग्रेजों का यह जो सुरसा का मुंह जो खुला हुआ है यह इतना बड़ा हो जाएगा, यह संपूर्ण भारत को निगल जाएंगे। इसलिए समय रहते इस पर कार्रवाई की जाए। और इस प्रकार से तीनों का एक त्रिगुट बनता है। और 22 अक्टूबर 1764 को जो कर्मनासा नदी है बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, उसी कर्मनासा नदी के बक्सर में यह युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को लगभग 10.5 घंटे का युद्ध चला। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले 10,000 लोग और उधर से लड़ने वाले 50,000 लोग। लेकिन बताना चाहूंगा कि इधर से लड़ने वाले लोग थे वे वास्तव में कुछ सेना नहीं बल्कि एक भीड़ थी मेरे भाई। और जो अंग्रेजों की तरफ लड़ने वाले लोग थे वो प्रशिक्षित लोग थे, आधुनिक हथियारों से लैस। और निश्चित रूप से जो वेल ऑर्गेनाइज आर्मी होती है, जो सुसंगठित आर्मी होती है, उसके सामने भीड़ का कोई मतलब नहीं होता। और यह 10 घंटे का युद्ध चला और उसमें हार गए। भारत की 3 समृद्ध शक्तियां हार गई थी। नाउ इट वाज क्लियर दैट फ्यूचर कोर्स ऑफ हिस्ट्री हैज टू बी रिटन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। यह भारत का इतिहास है, आगे का ये इतिहास को लिखने का काम जो है वो अंग्रेज अब करेंगे। और इस तरीके से 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में भारत के तत्कालिक सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, जिस संधि को हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि जो ये इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इस इलाहाबाद की संधि में बंगाल के शासन को दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग को हम लोग कहते हैं निजामत, निजामत जिसका जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो समान प्रशासन है, वह दिया गया बंगाल के नवाब को, वह बंगाल के नवाब को दिया गया। और जो वहां का दीवानी अधिकार था, मतलब वहां के राजस्व की वसूली करने का अधिकार, वह दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस संधि के माध्यम से यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया गया, बंगाल का दीवान बना दिया गया। और मैं बताऊं कि देखो सुनो, बंगाल के सत्ता के शीर्ष पर यहां पर दो लोग काबिज हो गए। और हमेशा प्रशासन का जो चरित्र होता है वह होता है पिरामिड होता है, इसका स्ट्रक्चर पिरामिडिकल होता है। लेकिन जब यह इस प्रकार का आपका या समलम के आकार का हो जाएगा, जहां पे सत्ता के शीर्ष पर जो है एक से अधिक लोग बैठे होंगे, तो यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो पाएगी। और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा तो नीचे के लोग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से राज बर्बाद हो जाएगा। और यही कारण है कि भगवान ऊपर वाले ने हमें एक ही सिर दिया है। अगर 3 4 5 सिर दिया होता तो हाथ और पैर किसकी बात को मानते, उनके लिए तो दुर्गति की बात हो जाती है। बंगाल दुर्भिक्षों का घर बन गया। जिस बंगाल के को कामधेनु कहा जाता था, जिसके स्तनों से दूध बहा करते थे, उस स्तनों से रक्त की नदियां बह निकली। बंगाल दुर्भिक्षों का घर बन गया। और 1770 में कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा काल पड़ा। बंगाल की 1/3 जनता, 1/3 पॉपुलेशन मारी गई, 1/3 पॉपुलेशन मारी गई। एंड दैट वाज ए ट्रेजिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हो गई थी। दुनिया के अखबारों में इसके बारे में बातें छपने लगी और इसकी गूंज जो है वो ब्रिटेन के संसद में सुनाई पड़ने लगी। ब्रिटेन की संसद में ह्यू एंड क्राई स्टार्टेड, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी थूकम फजीयत हो रही है विश्व बिरादरी में कि हमारे देश से गई कंपनी भारत के छोटे से भाग पर राज करके उसको बर्बाद कर रही है। और इस तरीके से क्या होता है कि ब्रिटेन के संसद में बात चलती है कि हमारे पास दो विकल्प है, या तो कंपनी को के द्वारा जीते गए क्षेत्र को सीधे ब्रिटेन के राज द्वारा चला जाए, या दूसरा विकल्प यह है कि उसकी गतिविधियों को परिचालित करने के लिए नियम कानून बनाया जाए। दूसरे विकल्प पर आकर के सहमति हो गई और एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, विनियमन अधिनियम 1773। और यहीं से भारत का संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू होती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।